गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट है। बताएं लास्ट टाइम कहाँ तक किए थे? तुगलक डायनेस्टी बता रहे थे, फिरोज तुगलक के बारे में। ये चल रहा था। थर्टीन 1351 से 1389 तक का। वाइट कर दो, सही है। हैं? ये बोर्ड है। हाँ? प्रणाम भाई, दक्षमित सिंह प्रणाम। फर्स्ट ने बावली बनवाई, बिल्कुल। फिरोज तुगलक ने बावली बनवाई थी, बिल्कुल सही है। बावली बनी थी, फिरोज तुगलक ने तमाम काम किए थे। और इसके बारे में हमने आपको तमाम बातें बता दिया हूँ। पब्लिक वेलफेयर में काम किया, जन कल्याणकारी काम किए थे। इसने 5 कानूनी कर लगाए। पहली बार 10% सिंचाई कर लिया। इसके समय में पहली बार हज यात्रा संपन्न कराई गई। और इसके समय में गरीब मुसलमानों की लड़कियों की शादी का अरेंज किया गया। तो पहला ऐसा सुल्तान था जिसने पब्लिक वेलफेयर में खूब काम किए हैं। इसके अलावा फिरोज तुगलक के शासनकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था इसने। पहला सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिए। इसने 1200 के करीब बाग बगीचे लगवाए, लेकिन उन बागों में से वो कोई बाग आज की डेट में मिलता नहीं है। और इसने तमाम पब्लिक वेलफेयर में काम किए हैं। और वैसे तो फिरोज तुगलक ने ब्राइबरी को बढ़ावा दिया था। ही इनकरेज्ड ब्राइबरी, रिश्वतखोरी को बढ़ावा दिया था। रिश्वतखोरी को बढ़ावा देने वाला ऐसा सुल्तान था ये। एक सिपाही के भर्ती के लिए इसने 1 टंका अपने ही अधिकारी को ब्राइब दिया था। चाहता तो ये खुद भर्ती कर देता, लेकिन अपने सार्जेंट को 1 टंका रिश्वत दिया एक सिपाही की भर्ती के लिए। तो ऐसा एकमात्र सुल्तान, इसका ये मानना था कि मंथली वेतन पर कोई सिपाही, कोई कर्मचारी, अधिकारी, उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इसलिए इसने थोड़ा सा रिश्वत लेने के लिए सिपाहियों को इनकरेज किया, अधिकारियों को इनकरेज किया, कुछ एक्स्ट्रा इनकम आए। तो इस वे में इसने कुछ ये काम किए थे। बाकी हमने आपको ये बताए थे, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली टॉपरा पिलर को दिल्ली लाया था। दिल्ली टॉपरा पिलर, इसको अशोक का एडिक्ट है, फिरोज तुगलक फिरोज कोटला में लगवाया। फिरोज शाह कोटला किले में रखवाया है। दिल्ली टॉपरा पिलर अशोक का स्तंभ है। और इसने दिल्ली मेरठ पिलर भी रखवाया। दिल्ली मेरठ पिलर
यह इसने मेरठ से दिल्ली मंगवाया। तो ऐसा किंग था जो अशोक के लेखों को इंडिया में प्रोटेक्ट करवाया, पुराने स्मारकों को प्रोटेक्ट करवाया, कुछ नए कंस्ट्रक्शन करवाए। जैसे दिल्ली में एक पानी के स्टोर के लिए बावली बनवाई, बहुत बड़ी बावली थी, और उस बावली में सीढ़ियां उतरकर पानी भरने के प्रावधान थे। तो फिरोज शाह तुगलक ऐसा सुल्तान था जिसने दिल्ली सल्तनत में तमाम शहर बसाए। फिरोज शाह तुगलक की जो नीतियां थीं, पॉलिसी थी, बेहद उदार प्रवृत्ति की थी। फिरोज शाह तुगलक के समय में जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किताब पूरी किया था ना, जियाउद्दीन बर्नी, रोट तारीखे फिरोज शाही। ये किताब फिरोज शाह तुगलक के समय में कंप्लीट कराई गई थी। और शम्से सिराज अफीफ ने भी एक किताब इसी नाम से लिखा है, शम्से सिराज अफीफ, इसने भी एक किताब लिखा है तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही 2 किताबें हैं। ये जहां पूरी हुई है उसके आगे की घटना ये लिखा है इसने। फिरोज शाह तुगलक ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा है, फुतुहात उत फिरोज शाही। फिरोज शाह दिल्ली सल्तनत में ऐसा सुल्तान था जिसने फुतुहात उस फिरोज शाही नामक किताब लिखा है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा है। तो इस समय साहित्य का काफी प्रचार किया गया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक 1389 में मर गया और 1389 में इसके देहांत के बाद FST डाइड इन 1389। इसके देहांत के बाद इसका टॉम्ब दिल्ली में है, इसका मकबरा दिल्ली में ही बना है। तो इसका मकबरा ये दिल्ली में है। FST 1389 में देहांत हो गया और बेटे इसके डेथ के बाद तुगलक वंश का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। बीच में कई सुल्तान आए, लेकिन लास्ट में नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक आया। हालांकि उसके बाद भी एक हमने आपको बताया था, लेकिन नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक का किंगडम सबसे स्मॉलेस्ट किंगडम था। नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक 1390 से 1414 तक ये लगभग शासन किया है नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। तो बेटे नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, ये इसका साम्राज्य was the smallest empire in Delhi Sultanate।
दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा साम्राज्य था, इसका साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा था। तो दिल्ली सल्तनत में बेटे इसका साम्राज्य सबसे छोटा था। तो स्मॉलेस्ट एम्पायर इसके टाइम में केवल दिल्ली से पालम तक फैला था, दिल्ली टू पालम, इतना छोटा साम्राज्य था इसका। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे स्मॉलेस्ट एम्पायर यही था। तो जल्दी चलिए एक बात और बताते हैं आपको। मोहम्मद बिन तुगलक इसका साम्राज्य सबसे लार्जेस्ट था। मोहम्मद बिन तुगलक का किंगडम दिल्ली सल्तनत में सबसे लार्जेस्ट था, और जबकि इसका साम्राज्य सबसे स्मॉलेस्ट था। अगर ये पूछा जाए कि पूरी मेडिवल इंडिया में सबसे लार्जेस्ट एम्पायर, तो औरंगजेब का था। मेडिवल इंडिया में औरंगजेब का किंगडम सबसे विशाल किंगडम था। लेकिन दिल्ली सल्तनत में यदि आपसे पूछा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट किंगडम नसीरुद्दीन महमूद शाह का था। सबसे लार्जेस्ट किंगडम मोहम्मद बिन तुगलक का था। मोहम्मद बिन तुगलक ने साउथ इंडिया के तमाम स्टेट्स को अपने किंगडम में शामिल कर लिया था। तो इस तरह से बेटे एक बात इसके समय में और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके टाइम में इंडिया पर तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। टिमोरलेन तैमूर लंग अटैक्ड ऑन इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से तैमूर लंग ने इंडिया पे आक्रमण किया था। और इसके आक्रमण से न केवल तुगलक वंश बल्कि दिल्ली सल्तनत का भी पतन स्टार्ट हो गया था। तैमूर लंग बाबर का पूर्वज था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर लंग की बाबर 5वीं जनरेशन था। बाबर सेंट्रल एशिया से आया था, और इसके बाद बाबर के पूर्वज तैमूर लंग ये भी सेंट्रल एशिया में ही था। तो इस तरह बाबर के पहले तैमूर लंग ने इंडिया पर अटैक किया था। इसलिए बाबर के पूर्वज की धरती थी इंडिया पर, बाबर के पूर्वज की धरती थी इंडिया। तैमूर लंग 1398 में इंडिया पर आक्रमण किया, इंडिया को जीत लिया था। और इसके बाद इसने खिज्र खान को, खिज्र खान ये मुल्तान में था वैसे। तो जब तैमूर लंग अटैक किया तो खिज्र खान तैमूर लंग की अधीनता स्वीकार कर लिया। इसके बाद तैमूर लंग के साथ दिल्ली भी आया। बाद में तैमूर लंग ने खिज्र खान को अपना गवर्नर अपॉइंट किया और वापस सेंट्रल एशिया चला गया। विशाल यादव, हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है, बता बेटे। विशाल क्वेश्चन बता। तो ये खिज्र खान दिल्ली में गवर्नर था, और बाद में जब नसीरुद्दीन महमूद शाह का देहांत हो गया तो इसी खिज्र खान ने दिल्ली में अपनी डायनेस्टी बनाया, सैयद डायनेस्टी।
जागीरदार और जमींदार में क्या डिफरेंस है? बेटे, जागीर में पॉलिटिकल पावर भी आती है और जमींदारी में पॉलिटिकल पावर नहीं आता है, रेवेन्यू पावर आता है। जागीर सिस्टम में पॉलिटिकल पावर भी होगा, मिलिट्री पावर भी होगा, रेवेन्यू पावर भी होगा, जुडिशियरी भी होगा। यानी कुल मिलाकर जिसको जागीर दिया जाता था उसके पास वहाँ की शासन व्यवस्था, वहाँ का रेवेन्यू सिस्टम, वहाँ का सिविल सिस्टम सब मेंटेन करना पड़ता था। जबकि जमींदारी सिस्टम में जमीन का मालिक जमींदार होता था, वह केवल रेवेन्यू अधिकारी था। रेवेन्यू के मामले में ब्रिटिश कंपनी के साथ उसका समझौता था। तो अगर आप समझ गए हों तो यही डिफरेंस है। जागीर का मतलब रियासत होता है। जैसे आप हैदराबाद की रियासत के बारे में सुना है, कश्मीर की रियासत के बारे में सुना है, तो जागीर का मतलब रियासत। वहाँ का जो इंचार्ज होगा उसके पास सारी पावर होती है, जुडिशियल पावर होती है, रेवेन्यू पावर होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, मिलिट्री पावर होती है, रेवेन्यू सारी पावर होती है उसके पास। जबकि जमींदार के पास सारी पावर नहीं थी, केवल जमीन का मालिक था और लगान कंपनी के साथ फिक्स्ड कर देता था, तो लगान सिस्टम को देखता था, जुडिशियरी नहीं देखता था। तो अगली डायनेस्टी है बेटे सैयद वंश, नाम मात्र की डायनेस्टी है ये सैयद डायनेस्टी। ये नाम मात्र की डायनेस्टी है सैयद वंश। और ये डायनेस्टी 1414 में आई और 1451 तक थी। नाम की डायनेस्टी है ये। पहला रूलर इसमें खिज्र खान था। फोर्टीन 14 से 1421 तक इसने शासन किया है। दूसरा इसमें था मुबारक शाह। 1421 से 1434 तक। तीसरा था इसमें मोहम्मद शाह। 1434 से 1444 तक। और एक चौथा था इसमें अलाउद्दीन आलम शाह। तो नाम की डायनेस्टी है बेटे ये 1414 से 1450, 1444 से 1451 तक नाम की डायनेस्टी है। इसके पास मुल्तान भी था, दिल्ली भी था, लेकिन इसके डेथ के बाद केवल दिल्ली ही दिल्ली रह गया, मुल्तान छूट गया। ओके, थैंक्स बेटे, धन्यवाद हो आपका सर। चलिए ठीक है, आगे ये 4 रूलर हैं, इसमें 4 सुल्तान हैं। खिज्र खान मुल्तान का था, दिल्ली का गवर्नर तैमूर लंग ने इसको बनाया और फिर तैमूर लंग के टाइम पीरियड में इसने मुल्तान पर भी शासन किया, दिल्ली को भी संभाला। जब तैमूर लंग वापस चला गया और इधर तुगलक शासक का देहांत हो गया, तो इसने दिल्ली पर अपनी डायनेस्टी बना बैठा। लेकिन इसने खिज्र खान रैयत ई आला के पोस्ट पे शासन किया था बेटे। ही रूल्ड एज रैयत ए आला। रैयत ए आला के पद पर इसने शासन किया था और इसने सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया। ऐसा एकमात्र नहीं है, ऐसा दूसरा सुल्तान है ये। खिज्र खान के पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम हमने बताया था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने सिपह सलार के पोस्ट पर शासन किया था। और बेटे ये रैयत ई आला के पद पर शासन किया था। तो
तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत में दो ऐसे रूलर हैं जिन्होंने सुल्तान की पदवी नहीं धारण किया। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, सिपह सालार के पद पर शासन किया, और दूसरा खिज्र खान रैयत ई आला के पद पर शासन किया। रैयत माने होता है बेटे सल्तनत, रैयत माने सल्तनत, आला माने गवर्नर, यानी सल्तनत के गवर्नर के रूप में इसने शासन किया। तैमूर लंग के गवर्नर के रूप में इसने शासन किया है। डी सिंह कह रहे हैं सर अगर आपको नोट्स नहीं मिले हों तो बता देना, मेरे पास हैं जो आपने पढ़ाया है। बेटे भिजवा देते तो बढ़िया था, किसी ने दिया नहीं। अगर आपने अच्छी तरह से बनाया हो हिंदी या इंग्लिश में तो आप भेज दीजिए। सर मैं पहले हिस्ट्री पढ़ने से डरता था लेकिन अब तो मज़ा आता है सर, आप पढ़ाते हैं तो। थैंक यू बेटा, पढ़ते रहिए। कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है स्टार्ट में, 4, 6, 10 क्लास में प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन बाद में जब आपको समझ में आने लगेगा तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं। हिस्ट्री हो या कोई सब्जेक्ट हो, इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। चलिए आप हिंदी में लिखें तो हिंदी में है सर लास्ट के 24 क्लासेस। अच्छा स्टार्ट का देख लो, बना के फिर दे दो। पूरा 24 क्लासेस के अलावा जो पिछली और क्लासेस हैं सारी का बना डालो। ठीक है, स्टार्टिंग के अभी नहीं है, चलिए बना लीजिए, पूरा बना लीजिए फिर हमें दीजिए। आधा आधा से काम नहीं बनेगा, पूरा अगर बना लें तो आप मुझे दे दो या मैनेजमेंट के पास भिजवा दो, मुझे मिल जाएगा। मैनेजमेंट के या टाइम्स के व्हाट्सएप पर भेज दोगे PDF तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रैयत ई आला के पद पे शासन किया है। रैयत ई आला का मतलब होता है सल्तनत का गवर्नर के रूप में शासन किया है। दिल्ली में आकर इसने शासन किया है। ठीक है, एग्जाम दे लो तब, जब खाली टाइम हो तब बनाइएगा। और सोनू कह रहे हैं खिज्र खान को और किस नाम से जानते हैं, बताएं आपने और क्या पढ़ा है। खिज्र खान टाइटल वाइटल तो हैं, रैयत ई आला की पोस्ट पर शासन किया है, बाकी इसके बारे में कोई खास बातें नहीं। हाँ एक चीज और है, द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी were related with the clan of Caliph। इस वंश के सभी शासक खलीफा के वंशज थे। इस वंश के सभी शासक खलीफा के वंशज थे, मतलब इनके पूर्वज खलीफा भी रह चुके थे, इसलिए इस डायनेस्टी का नाम सैयद डायनेस्टी रखा गया है। खिज्र खान सुल्तान की पदवी इसीलिए नहीं लिया, रैयत ई आला की पोस्ट पर शासन किया। इसके डेथ के बाद इसका उत्तराधिकारी मुबारक शाह गद्दी पे आया। नाम मात्र के हैं मुबारक शाह वगैरह। 1421 से 1434 तक मुबारक शाह। और मुबारक शाह के समय में एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याहिया बिन सरहिंदी ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। याहिया बिन सरहिंदी एक प्रसिद्ध इतिहासकार था और ये मुबारक शाह के संरक्षण में था या मुबारक शाह के दरबार में था। इसने एक बड़ी फेमस किताब लिखा है, तारीखे मुबारक शाही। तारीखे मुबारक शाही ये इसकी फेमस किताब है, याहिया बिन सरहिंदी ने लिखा है। तो बाकी थोड़ा बहुत इसके बारे में कह सकते हैं, इसने सुल्तान की पदवी लिया था, जबकि खिज्र खान ने सुल्तान की पदवी नहीं लिया था, रैयत ई आला के पद पे शासन किया था। इसने सुल्तान की पदवी धारण किया, assumed the title of सुल्तान।
सुल्तान की पदवी लिया और इसके नाम से खुतबा पढ़ा गया। खुतबा was read in his name। बेटे इसके नाम से खुतबा भी पढ़ा गया। वैसे खुतबा उसी के नाम से पढ़ा जाता था जिसको खलीफा मान्यता दे, तो खलीफा से मान्यता लिया। इस समय जो खलीफा था उससे मान्यता लिया और इसके नाम का खुतबा पढ़ा गया। यानी फ्राइडे में जुम्मे के नमाज के समय खुतबा इसके नाम से पढ़ा गया था। बाकी इसके बाद दो और आए हैं, बेहद कमज़ोर और निकम्मे थे। आखिरी सुल्तान रैयत ई आला का मतलब होता है, रैयत माने जैसे सल्तनत, रैयत का मतलब ज़मीन होता है। वैसे रैयत माने ज़मीन, ज़मीन के द्वारा ही सल्तनत बनी है। आला माने गवर्नर, माने पूरे ज़मीन का मालिक या पूरी सल्तनत का आला कमान अधिकारी यानी गवर्नर, इसी पद पे शासन किया था। तो मुबारक शाह के बारे में यही पॉइंट्स हैं। इसके बाद दो और आए हैं, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। बेहद कमज़ोर उत्तराधिकारी थे और बाद में अलाउद्दीन आलम शाह तो दिल्ली से भाग गया और दिल्ली से जब वो भाग गया तो बहलोल लोदी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और लोदी वंश की नींव डाली। तो ये डायनेस्टी नाम मात्र की थी और लोदी डायनेस्टी भी ऐसी है। तो आखिरी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की है लोदी डायनेस्टी, लोदी वंश। 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी है और इसमें पहला रूलर है बहलोल लोदी। ये 1451 से 1489 तक शासन किया है बेटे। दूसरा है इसका उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी, इसका बेटा, 1489 से 1517 तक। और तीसरा है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक। तो तीन सुल्तान हैं इसमें। अब देखिए इस वंश के सभी सुल्तान अफगान्स थे, देवर अफगान्स, सारे अफगान शासक थे। ये सभी अफगान्स थे, मतलब अफगानिस्तान के कन्वर्टेड मुस्लिम थे ये। और बाद में जब इंडिया में व्यापार वगैरह करने लगे तो यहीं आके बस गए और फिर यहीं के हो गए। और इन्होंने फिर सल्तनत में अपनी डायनेस्टी बनाई। बहलोल लोदी इसका पहला रूलर है। थोड़ा सा इसके बारे में है, हम आपको बताते हैं बहलोल लोदी के बारे में। तो याद रखें, दिल्ली सल्तनत की ऐसी पहली डायनेस्टी है जिसके शासक अफगान्स थे। ये एकमात्र ऐसा सुल्तान है जो सिंहासन पर नहीं बैठता था बल्कि दरबारियों के साथ जमीन पर बैठता था। और यदि कोई दरबारी रुष्ट हो जाता तो ये उसके घर जाता, उसको मनाता, नहीं मानता तो अपनी पगड़ी उतार कर उसके पैर में रख देता था। बेहद उदार प्रवृत्ति का सुल्तान था ये। तो ऐसा कोई प्रश्न पूछें तो यही लगाएं, ओनली सुल्तान। सेट ऑन ग्राउंड with his nobles, एकमात्र सुल्तान अपने दरबारियों के साथ जमीन पर बैठता था। और यदि कोई दरबारी रुष्ट होकर अपने घर चला जाता तो ये उसके घर जाता, उसे मनाता, नहीं मानता तो अपनी पगड़ी भी उतार कर उसके पैर में रख देता था। यानी हर कीमत पर उस दरबारी को मनाकर दरबार में ले आता था। वैसे ये सभी अफगानों को अपने इक्वल समझता था, कहता था कि सारे अफगान हैं, अफगान सारे इक्वल होते हैं। उन्हीं में से एक इंचार्ज ये था, बस हेड ऑफ द कम्युनिटी। इस वे में शासन करता था। तो सिंहासन पर न बैठने वाला एकमात्र ऐसा सुल्तान जमीन पर बैठता था। और इसको भी बाग बगीचे लगाने का बड़ा शौक था। इसने दिल्ली में लोधी गार्डन लगवाया। लोधी गार्डन
दिल्ली में इसी ने लगवाया है। और इसी गार्डन में लोधी शासकों के मकबरे हैं, टॉम्ब्स ऑफ लोधी रूलर्स आर लोकेटेड। इसी गार्डन में लोधी शासकों के मकबरे हैं और ये मकबरे ऑक्टेगनल शेप में है बेटे, ऑक्टेगनल शेप टॉम्ब्स, यानी अष्टभुजाकार के मकबरे हैं ये। दिल्ली सल्तनत में पहली बार ऐसे मकबरे बने हैं जो 8 एंगल शेप में है और इसी लोधी गार्डन में बने हैं। बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी के मकबरे हैं इसमें, अष्टभुजाकार में है, 8 एंगल शेप में है। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत में बहलोल लोधी उदार प्रवृत्ति का था और इसी के समय में, इसकी टाइम पीरियड में भक्ति संत कबीरदास रहते थे। चलिए, तो कबीरदास ये इसी समय में थे। देखें, कबीरदास के असली मम्मी पापा की पता नहीं है, पता आपने पढ़ा ही होगा। भक्ति काल में कबीरदास, भक्ति काल की शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी। भक्ति काल में सबसे पहले भक्ति संत हैं आदिगुरु शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत का सिद्धांत दिया था। अद्वैत माने संसार में उन्होंने कहा कोई दूसरा नहीं है, एकमात्र ब्रह्मा है। और कहते हैं ब्रह्मा हर जगह विद्यमान है, सबके अंदर ब्रह्मा है, सब अपने आप को ब्रह्मा कह सकते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य ने स्वयं को भी कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। तो पहले भक्ति संत का नाम है आदिगुरु शंकराचार्य। आदिगुरु शंकराचार्य जिन्होंने 4 कॉर्नर में 4 मठ बनाए थे। साउथ में श्रृंगेरीपुरी, साउथ में श्रृंगेरीपुरी है, वेस्ट में द्वारकापुरी गुजरात में, और नॉर्थ में केदारनाथपुरी है, केदारनाथपुरी, ईस्ट में जगन्नाथपुरी है। तो 4 मठ आदिगुरु शंकराचार्य ने बसाए थे, जिन्होंने अद्वैत का सिद्धांत दिया था। अद्वैत माने संसार में दूसरा कोई नहीं है, केवल ब्रह्मा है, सभी अपने आप को ब्रह्मा कह सकते हैं। स्वयं को उन्होंने ब्रह्मा कहा था। इनके विरोध में रामानुजाचार्य आए। रामानुजाचार्य, उन्होंने शंकराचार्य के इस सिद्धांत की आलोचना किया और शंकराचार्य के सिद्धांत के अगेंस्ट में अपना एक नया सिद्धांत दिया, विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत, इन्होंने कहा कि संसार में एक विशिष्ट ताकत है, एक विशिष्ट शक्ति है। विशिष्ट शक्ति में इन्होंने कहा कि एक तो ब्रह्मा है यानी नेचर, दूसरा कहा पुरुष है यानी ह्यूमन बीइंग। तो रामानुजाचार्य ने अद्वैत सिद्धांत के खिलाफ विशिष्टाद्वैत में 2 बातें बताई, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति माने नेचर, पुरुष माने ह्यूमन बीइंग। तो इस तरह से रामानुजाचार्य भी भक्ति काल के प्रमुख संत थे और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत दिया, जिसमें इनके तमाम फॉलोअर्स आए और इनके सिद्धांत को फैलाया। इनके अलावा और कई आचार्य हुए, निम्बार्क आचार्य, द्वैताद्वैत बताया,
निम्बारकाचार्य आए, द्वैताद्वैत सिद्धांत दिया, द्वैत अद्वैत, यानी कुल मिला के इन्होंने निरंकार ब्रह्मा के बारे में बताया कि निरंकार है पूरा, कोई आकार नहीं है संसार में। बाद में भक्ति आंदोलन के दो संप्रदाय आए, अलवार्स नैनार्स, अलवार्स नैनार्स, साउथ इंडिया में अलवर और अलवार और नैनार्स। अलवार विष्णु के भक्त थे, नैनार्स शैव भक्त थे। और बाद में शैव भक्त के 4 संप्रदाय बन गए थे, शैव भक्त के 4 संप्रदाय बने। और आगे चलकर नॉर्थ इंडिया में सगुण और निर्गुण रिफॉर्मर आए। सगुण रिफॉर्मर जो भगवान के मूर्ति की पूजा करते हैं, भगवान को मूर्ति रूप में बताते हैं, जैसे तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई हैं, ये सगुण भक्ति धारा के कवि थे। जबकि निर्गुण भक्ति धारा के कवि में कबीरदास का नाम आता है। कबीरदास निर्गुण रिफॉर्मर थे, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और ये निरंकार को मानते थे। तो इस तरह भक्ति काल में कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। इनके असली माँ बाप का पता नहीं था। इनका पालन पोषण नीरू एवं नीरमा, नीरू एवं नीमा नामक जुलाहों ने किया था। नीरू और नीमा नामक जुलाहों ने इनका पालन पोषण किया और इनकी पत्नी का नाम लोई था, वाइफ इनकी लोई। इनके पुत्र का नाम कमाल था, इनकी पुत्री का नाम कमाला, कमाल कमाली, कमाली इनकी पुत्री का नाम। और इस तरह से कबीरदास ने अपने गुरु को, यानी इनके गुरु थे रामानंद, ये भक्ति काल के एक संत थे रामानंद, और इनके ईश्वर, इनके भगवान का नाम था राम, की पूजा करते थे। बट ये राम अयोध्या में दशरथ पुत्र राम नहीं थे। ये राम ऐसे राम थे जो अंतर्यामी थे, घट घट में व्यापी थे, ऐसे राम की पूजा करते थे। और इन्होंने बीजक नामक ग्रंथ रचा था, कंपोज्ड बीजक। बट याद रखें, कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन इन्होंने सदुक्कड़ी भाषा में, पंचमेल खिचड़ी में बीजक नामक ग्रंथ रचा। ये रच रच कर अपने शिष्यों को सुनाते रहते थे। इनके शिष्यों ने इसको कंपाइल्ड कर लिया है। तो कबीरदास गुप्त लोधी शासकों के समय में थे। लोधी रूलर बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी के समकालीन थे। चलिए, बहलोल लोधी के डेथ के बाद सिकंदर लोधी सत्ता में आया। सिकंदर लोधी ये, नमस्ते, सोनू कह रहे हैं लोधी शासन का एरिया कहाँ तक था। लोधी शासन का एरिया ज़्यादा यही एरिया था, बिहार, दिल्ली, आगरा, यही एरिया उत्तर भारत का था। इसमें साउथ इंडिया नहीं था। और इसमें पंजाब वाला एरिया भी था, पंजाब पाकिस्तान का एरिया था। मतलब उत्तर भारत था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला एरिया था, और साउथ इंडिया नहीं था, और नॉर्थ ईस्ट भी नहीं था, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया नहीं था। तो साउथ निकाल दीजिए, नॉर्थ ईस्ट निकाल दीजिए, बाकी एरिया बचा। कुछ वेस्टर्न इंडिया भी नहीं था, पश्चिमी भारत, जैसे महाराष्ट्र साइड में, गुजरात साइड में,
ये एरिया भी नहीं था। तो इनके अलावा बाकी एरिया था। बीजक 3 भाग में है, साखी, सबद, रमैनी। साखी माने साक्षी, सबद माने शब्द, रमैनी माने भ्रमण से रिलेटेड है। तो बिल्कुल बीजक 3 खंड में है। जो पढ़े होंगे बीजक के बारे में, कबीर के बारे में हिंदी में, तो उनके बारे में यही सारा है। तो सिकंदर लोदी ये आया है 1489 से 1517 तक। अब ये थोड़ा सा बड़ा सख्त सुल्तान था। सख्त माने ये गैर इस्लाम के खिलाफ, नॉन इस्लाम के खिलाफ टफ नीति एडॉप्ट किया। जैसे इसने मंदिरों को तुड़वाया, और इसने भी ज्वाला देवी मंदिर तुड़वाया था, और फिर इसने भी कसाईयों को दे दिया था कि लो यहाँ मांस काट कर बेचो। बाद में अकबर के समय में ये मंदिर फिर बनकर तैयार हो गई थी, तो अकबर ने सोने की छत्र दान में दिया था। और इसके बाद फिर औरंगजेब ने ज्वाला देवी मंदिर को तुड़वाया, और उसके बाद उसने भी कसाईयों को दे दिया कि लो यहाँ मांस काट कर बेचो। तो सिकंदर लोदी ने भी ज्वाला देवी मंदिर तुड़वाया था। माने कुल मिला के सख्त सुल्तान था। और इसके शासनकाल में 1-2 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो 1504 में ही फाउंडेड आगरा सिटी, आगरा शहर इसने बसाया था। और इसने आगरा को पहली बार राजधानी भी बनाया, मेड आगरा एज हिज कैपिटल। आगरा को इसने राजधानी बनाया। तो पहली बार आगरा इसी समय राजधानी बनी। यहीं से आगरा का इंपॉर्टेंस बढ़ा है। इससे पहले आगरा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। और इसने दरे सिकंदरी अथवा गजे सिकंदरी, दरे सिकंदरी अथवा गजे सिकंदरी नामक जमीन पैमाइश की एक नया मेथड डेवलप किया था। न्यू मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लैंड्स। जमीन पैमाइश का एक नया मेथड विकसित किया था। नाम दिया है दरे सिकंदरी अथवा गजे सिकंदरी। तो ये थोड़ा सा सख्ती से पेश आया, मंदिरों को तुड़वाया, और इसने अपने नाम पर दरे सिकंदरी अथवा गजे सिकंदरी नामक जमीन पैमाइश का एक नया मेथड विकसित किया था। अच्छा, इसके अलावा सिकंदर लोदी ने आसपास क्षेत्रों पर कुछ आक्रमण भी किया था, लेकिन यह है कि साउथ या नॉर्थ ईस्ट को जीतने का प्रयास नहीं किया था। इसने केवल अपने टाइम में जो विद्रोह हुआ था उनको दबाने का प्रयास किया था। जैसे कहीं पर राजपूतों का विद्रोह था इधर राजस्थान साइड में, तो कहीं पर बंगाल साइड में इसके अपने गवर्नर का विद्रोह था। तो इस तरह के छोटे मोटे विद्रोहों को दबाने का प्रयास किया था, बट कोई खास नहीं था। सिकंदर लोदी का ये मेथड आगे चल करके शेरशाह सूरी ने अडॉप्ट किया था। तो शेरशाह सूरी बाद में जरीब सिस्टम चलाया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी, नाम मात्र का इब्राहिम लोदी। 1517 से 1526 तक शासन किया। ये कूलिंग नहीं कर रहा है, क्या हो गया इसको? तो ये इब्राहिम लोदी बेटे ये लास्ट सुल्तान था दिल्ली का। दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान। और
इससे सारे इसके दरबारी नाराज थे क्योंकि बड़ा कायर क्रूएल टाइप का था। 1526 में ये लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई। इस लड़ाई में बाबर डिफीटेड एंड किल्ड इब्राहिम लोदी। तो पानीपत की आखिरी लड़ाई, पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, और ये लड़ाई 20 या 21 अप्रैल को लड़ी गई। इस लड़ाई को बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मार दिया, आसानी से इस लड़ाई को जीत लिया। इब्राहिम के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली और बाबर पहला मुगल किंग था। तो ये तो फिनिश हो गया है बेटे, ये हमने समाप्त करा दिए हैं आपका सिलेबस। थोड़ा सा हम आपको साउथ इंडिया के टेम्पल्स वगैरह बता देते हैं। लास्ट क्लास में हमने कहा था कि आखिरी क्लास के समय हम आपको साउथ इंडिया के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। अन्न के ऊपर टैक्स, ये क्लियर नहीं है। अन्न के ऊपर टैक्स क्या होता है? लगान लिया जाता था, खिराज, वही टैक्स थे जो आपको बताए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हिस्ट्री के एक्स्ट्रा बैच हो तो बता दो सर। एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो यही अभी थोड़ा सा बताएंगे, साउथ इंडिया वाला यही है। लोदी वंश के किस शासक ने अन्न के ऊपर से कर समाप्त किया? अन्न के ऊपर कौन सा टैक्स है भाई? टैक्स 4 ही लगते थे, 4-5 वही जो बताए थे। जजिया, जकात, खिराज, खुम्स और उस्र। उस्र और खिराज लगान था। लैंड टैक्स रेवेन्यू को उस्र मुस्लिम से देता था, खिराज हिंदू से लिया जाता था। उस्र कम लिया जाता था और खिराज ज़्यादा लिया जाता था। अन्न के ऊपर टैक्स, ये कौन सा कर? अनाज के रूप में टैक्स लिया जाता था। लैंड टैक्स रेवेन्यू को खिराज कहते थे, जो कि अनाज के रूप में कैश या काइंड लिया जाता था। थोड़ा सा हम आपको साउथ इंडिया के बारे में ब्रीफ करेंगे, जो आपके लिए आते हैं साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में। दक्षिण भारत का इतिहास। देखिए, साउथ में तमाम डायनेस्टी आई हैं। सातवाहन डायनेस्टी सबसे पहले आई। इनको आंध्र डायनेस्टी भी कहा गया है, और इनके पास साउथ में आंध्र प्रदेश वाला एरिया भी था। हालांकि इनकी कैपिटल अगर देखा जाए तो प्रतिष्ठान ये महाराष्ट्र गुजरात वाला एरिया है। तो ये क्षेत्र को इन्होंने कैपिटल के रूप में बनाया था। एक और क्षेत्र है अमरावती, महाराष्ट्र में है अमरावती। तो ये इनकी राजधानी थी। कह सकते हैं कि दो राजधानी थी, लेकिन प्रतिष्ठान मेन था। वैसे तो सातवाहन डायनेस्टी का संस्थापक सिमुक था।
ये इस वंश का फाउंडर है सिमोक। तो ये सातवाहन डायनेस्टी का संस्थापक, और सातवाहन डायनेस्टी साउथ इंडिया में फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास आई थी। इन डायनेस्टी का ये इंपॉर्टेंस है कि इस वंश के शासकों ने प्राचीन काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया। मतलब अजंता की गुफाओं को प्रारंभ इन्होंने करवाया, और कला की दृष्टि से अजंता की गुफा वर्ल्ड फेमस है। और इस अजंता की गुफा में अगर आप देखें तो जैन, बौद्ध, हिंदू 3 धर्मों से रिलेटेड हैं। हम आप तो गुप्त काल में बता चुके हैं। सिमोक के बाद कई किंग आए हैं, लेकिन आगे चलकर 2-3 किंग्स इसमें ज़्यादा फेमस हुए हैं। जैसे एक तो फेमस हुआ है गौतमी पुत्र सातकर्णी। सबसे फेमस किंग सातवाहन डायनेस्टी का था गौतमी पुत्र सातकर्णी। दूसरा फेमस किंग था वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। और तीसरा फेमस किंग था यज्ञ श्री सातकर्णी। यज्ञ श्री सातकर्णी। लेकिन इन तीनों में से सबसे पॉपुलर और फेमस और बहुत बड़ा विजेता गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इसके शासनकाल में सातवाहन डायनेस्टी का किंगडम लगभग साउथ इंडिया के पूरे भाग पर था, और इसने विदेशी राजा ग्रीक राजाओं को भी हराया था। इसने कई लड़ाई लड़ा था ग्रीक राजाओं से, और ग्रीक राजाओं को बुरी तरह से हराया था। तो मेन किंग गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये शासक अपनी माताओं के नाम पे अपना नाम रखते थे, क्योंकि इनके पिता कई पत्नियां रखते थे। इसलिए कुछ पॉपुलर किंग्स जो थे अपनी माताओं के नाम पे अपना नाम रखा। इसलिए ऐसा पता चलता है कि सातवाहन डायनेस्टी में माताओं का ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। तो इस तरह से सातवाहन डायनेस्टी के बाद साउथ इंडिया में एक डायनेस्टी आई। उस डायनेस्टी का नाम है पल्लव डायनेस्टी, यानी पल्लव शासक सातवाहनों के सामंत शासक थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे। मने पल्लव डायनेस्टी ये 2nd सेंचुरी एडी में आई थी और 9वीं शताब्दी के बीच में थी। 2nd सेंचुरी 2री शताब्दी एडी में आई थी, और लगभग 9th सेंचुरी एडी तक ये डायनेस्टी थी। पल्लव डायनेस्टी ये इंडियन थे, बाहरी नहीं थे। इनकी राजधानी अगर आप देखें कैपिटल तो कांचीपुरम थी। कांचीपुरम तमिलनाडु में ये इनकी राजधानी थी। तो ये पल्लव शासक जो थे सातवाहन शासकों के सामंत शासक थे। कांचीपुरम तमिलनाडु में ये बड़ा फेमस है। और वैसे पल्लव वंश का संस्थापक अगर आप देखें तो कई राजा आए हैं, लेकिन विष्णुवर्धन ये इसका संस्थापक माना गया है। विष्णुवर्धन पल्लव वंश का फाउंडर मानते हैं। हालांकि इसके पहले भी सातवाहन शासकों के सामंत शासक थे, लेकिन इसको फाउंडर मानते हैं। बट फेमस किंग अगर आप देखें तो महेंद्र वर्मन, इसको वर्धन ना लिखें, इसको सिंह विष्णु वर्मन, वर्धन नहीं होगा इसमें। और महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन सेकेंड, नरसिंह वर्मन सेकेंड। ये 4 ऐसे किंग हैं जो बड़े फेमस हैं।
महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन सेकेंड, नरसिंह वर्मन सेकेंड, ये 4 किंग हैं इस वंश में जो ज्यादा फेमस हैं। हला महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो आया 600 एडी के आसपास आया, यानी 6वीं शताब्दी एडी में आया। और महेंद्र वर्मन फर्स्ट के समय में पल्लव शासकों ने मंदिर बनाने का कार्य स्टार्ट किया है, और पल्लव शासकों के समय में मंदिर बनाने की 4 कला आई है, 4 कला हैं, 4 आर्किटेक्चर्स इसके काल में आई। तो आपको पल्लव कला के बारे में 4 कलाएं बड़ी फेमस हैं साउथ इंडिया में जो आई पल्लव शासकों के समय में। इसमें हम आपको थोड़ा सा कला के बारे में ही, क्योंकि क्वेश्चन इनका यहीं से पूछा जाता है कला के बारे में। तो देखिए, हाँ सोनू क्या प्रश्न पूछ रहे हैं भाई? चलिए ठीक है, यूपीएससी के लिए बता देंगे बुक्स जो भी हैं। तो हम आपको थोड़ा सा ये इनकी कला, एक तो महेंद्र शैली आई थी, महेंद्र आर्ट ऑफ महेंद्र आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल, सॉरी इसको महेंद्र स्टाइल लिख लो आप, महेंद्र शैली एक तो ये आई है। और महेंद्र शैली में महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने दी सिंह नाग डायनेस्टी और पुष्यभूति में कुछ रिलेशन है क्या? नाग वंश, देखिए नाग डायनेस्टी, एक तो नाग डायनेस्टी मगध में थी, शिशुनाग डायनेस्टी, और पुष्यभूति, इन दोनों का काफी लंबा, काफी अंतराल है, तो कोई रिलेशन है नहीं। नाग डायनेस्टी शिशुनाग वंश की बात कर रहे हैं तो शिशुनाग डायनेस्टी और पुष्यभूति डायनेस्टी में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये दोनों डायनेस्टी काफी लंबे अंतराल में आई हैं। जैसे शिशुनाग डायनेस्टी 4वीं शताब्दी बीसी में आई और पुष्यभूति डायनेस्टी 6वीं शताब्दी एडी में आई है, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, एक नागा रूलर्स साउथ इंडिया में थे, नागा रूलर्स, कुमार नागा घराने से गुप्त राजाओं के रिलेशंस थे। गुप्त शासन के टाइम में नागा रूलर्स साउथ इंडिया में थे, ठीक है। तो साउथ इंडिया में जो नागा शासक थे गुप्त काल में, उनका रिलेशन पुष्यभूति डायनेस्टी से था। बट याद रखें, शिशुनाग डायनेस्टी से पुष्यभूति का कोई रिलेशन नहीं है। साउथ में नागा डायनेस्टी से पुष्यभूति का रिलेशन है। हरियाणा से नागा डायनेस्टी का कोई ऐसा खास रिलेशन नहीं है। हाँ, बाकी वैसे शादी विवाह हुआ हो तो अलग बात है, बिल्कुल शादी विवाह होगा, इस टाइप से शादी विवाह वैवाहिक संबंध बनाया होगा, अलग चीज है। बट याद रखें, पुष्यभूति डायनेस्टी का है तो वही शादी विवाह से रिलेशन होगा, वैसे कोई लिंक नहीं है। क्योंकि हमने आपको बताया गुप्त काल में नागा डायनेस्टी साउथ में थी, और गुप्त काल के डिक्लाइन के बाद पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी आई है। तो वर्धन डायनेस्टी हरियाणा में, पुष्यभूति डायनेस्टी हरियाणा में आई, थानेश्वर में आई। और नागा शासक साउथ इंडिया में थे, तो साउथ इंडिया में पुष्यभूति से रिलेशन था। रिलेशन माने वैवाहिक संबंध वगैरह टाइप का, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं, ठीक है। बट शिशुनाग डायनेस्टी से पुष्यभूति का रिलेशन नहीं था।
शिशुनाग डायनेस्टी जो आप बताने की कोशिश करें वो नहीं था ये। श्रीकांत का टाइटल दिया है हरियाणा को नाग डायनेस्टी ने। हाँ बिल्कुल दिया होगा, बिल्कुल सही है, दिया होगा, ये ठीक है। तो चलें थोड़ा सा, ये शैली बिल्कुल सिंपल शैली थी, महेंद्र स्टाइल। अच्छा दूसरी स्टाइल जो आई नरसिंह स्टाइल। नरसिंह शैली है जिसमें महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन जब शासक बना तो नरसिंह वर्मन के शासन काल में जो मंदिर बने हैं उस स्टाइल को कहा जाता है ये नरसिंह स्टाइल। या इसको आप एक और नाम दे सकते हैं, मामल्ल शैली भी कहा जाता है। नरसिंह शैली को, इसको आप नरसिंह न लिखकर मामल्ल लिखें, ज्यादा सही है, मामल्ल स्टाइल, ये ज्यादा ठीक है, मामल्य शैली, जिसमें नरसिंह वर्मन सेकेंड के हैं। और इसके तीसरी स्टाइल आई है राज शैली, राजवर्मन शैली। ये एक तीसरी शैली है, राजा राजवर्मन ये शैली है, या राज सिंह शैली भी कहते हैं इसको, राजवर्मन की जगह राज शैली भी कहते हैं, राज सिंह शैली भी कहते हैं। तो इस तरह से ये राजवर्मन या राज सिंह स्टाइल भी कहा जाता है। एक चौथी आई है, अब देखिए इसमें जो राज शैली है ये शैली दक्षिण भारत में राजवर्मन के टाइम में आई थी। राजवर्मन के समय में आई है। एक चौथी शैली भी है नंदीवर्मन स्टाइल, नंदीवर्मन शैली, या इसको एक नाम और देते हैं अपराजित शैली, अपराजित स्टाइल। तो ये चार शैली आई वास्तुकला की, चार शैली पल्लव काल में, और मंदिर निर्माण की शैली है ये, मंदिर निर्माण की शैली है। इनमें अगर आप देखें तो ये दोनों ज्यादा फेमस हैं, अधिकांश मंदिर इसी शैली में बने हैं। महेंद्र वर्मन ने बनवाया है और नरसिंह वर्मन ने बनवाया है। जैसे आप देखिए कांचीपुरम में कैलाश टेम्पल है, कैलाश टेम्पल महेंद्र वर्मन ने बनवाया था, और महाबलीपुरम टेम्पल कांचीपुरम के पास महाबलीपुरम में, इसको भी महेंद्र वर्मन ने बनवाया था। तो महेंद्र वर्मन शैली वाली टेम्पल ये ज्यादा फेमस है, और उसके बाद मामल्ल शैली भी ज्यादा फेमस है। 7 पगोडा, 7 पगोडा, 7 रथ मंदिर हैं तमिलनाडु में, पल्लव शासकों ने बनवाए हैं। और आप जानते होंगे इन रथ मंदिर को बनाने के लिए मोनोलिथिक कॉलम का प्रयोग किया गया है। एक ही चट्टान के अंदर बाहर काट कर उसको मंदिर का शेप दिए हैं। ये नहीं कि पत्थर को जोड़ जोड़ के बनवाए हैं, ऐसा नहीं है। जैसे एक पहाड़ था, चट्टान था, उस चट्टान को अंदर बाहर से कटिंग करके उसको मंदिर का शेप दे दिए हैं। ये स्टाइल मामल्लपुरम स्टाइल है। तो महेंद्र वर्मन ने रथ टेम्पल, एक शोर टेम्पल है जो महाबलीपुरम को शोर मंदिर भी कहते हैं। शोर माने समुद्र के किनारे पर बना है महाबलीपुरम टेम्पल, बड़ी फेमस टेम्पल है, पल्लवों की सबसे फेमस टेम्पल है। अच्छा, नरसिंह वर्मन
सेकंड ने, नरसिंह वर्मन सेकंड ने गंग शासकों के अंडर में, अब देखिए गंग शासक ये उड़ीसा में थे, जिसमें नरपति हैपति प्रमुख किंग थे, इसमें मेन किंग थे। तो गंग शासकों ने पल्लव शासकों के अंडर में कोणार्क सन टेम्पल बनवाया है, जगन्नाथपुरी टेम्पल बनवाया है और लिंगराज टेम्पल बनवाया है भुवनेश्वर में। ये चार, एक और है कैलाश टेम्पल, एक भुवनेश्वर में भी है। तो 4 मंदिर हैं नरसिंह वर्मन सेकंड के समय में बने हैं। कोणार्क सन टेम्पल जिसको ब्लैक पगोडा कहते हैं, काले पत्थर का बना है ब्लैक पगोडा, सूर्य भगवान को समर्पित है कोणार्क सन टेम्पल। जगन्नाथपुरी टेम्पल पुरी में है, जगन्नाथपुरी टेम्पल रथ टेम्पल है, नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था। नरसिंह वर्मन सेकंड के डायरेक्शन पर गंग शासकों ने बनवाया है। और इसी तरह लिंगराज टेम्पल है उड़ीसा भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, और कैलाश टेम्पल भी उड़ीसा भुवनेश्वर में है। तो ये 4 टेम्पल नरसिंह वर्मन सेकंड के डायरेक्शन में गंग शासक जो उड़ीसा में शासन कर रहे थे उन्होंने बनवाए थे। तो इस तरह से मंदिर बनाने की कला में पल्लव शासकों का विशेष योगदान है और इन्हीं शैलियों में बनी है। और इन चारों शैलियों को द्रविड़ शैली के अंडर में रखा गया है। साउथ में मंदिर बनाने की द्रविड़ शैली आई। द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता है गोपुरम। गोपुरम का मतलब होता है मेन गेट से लेकर गर्भगृह तक तोरण द्वार बना होता है, उसे गोपुरम कहते हैं। यानी पुरम तक जाने का रास्ता तोरण द्वार, जैसे शादी विवाह में मेन गेट से लेकर लड़की लड़के के विवाह वाले स्थल तक तोरण द्वार से सजाते हैं, ऐसे मेन गेट से लेकर गर्भगृह तक माने सैंक्ट्रम तक तोरण द्वार बना होता है। मेन मंदिर के अलावा कई छोटे छोटे मंदिर होते हैं और इसके अलावा मंडपम बने होते हैं। मंडपम का मतलब होता है मंडप, जहां पुजारी जी एक ऊंचे स्थान पर बैठकर आगे बैठी जनता को प्रवचन करते हैं। तो साउथ इंडिया की टेम्पल बनाने की शैली है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता है गोपुरम और मंडपम। तो ये द्रविड़ शैली में चारों शैली आई हैं। पल्लव शासकों की जो चारों शैली बताए हैं द्रविड़ स्टाइल की ही शैली है। द्रविड़ शैली एक है, इसके अंडर में 4 शैली पल्लव शासकों के टाइम में है। अच्छा, आप देखिए पल्लवों के डिक्लाइन के बाद, पल्लव जब डिक्लाइन होने लगा तो चोलों का दबदबा बन गया। हालांकि पल्लवों का जो लड़ाई हुआ है, पल्लव शासकों की लड़ाई चोलों से हुआ है। आदित्य फर्स्ट था, आदित्य फर्स्ट चोल शासक पल्लव शासकों को हरा करके तमिल एरिया पर कब्जा कर लिया था और बाद में विजयालय ने चोल वंश की स्थापना किया। हालांकि प्राचीन काल में संगम पीरियड में साउथ इंडिया में 3 डायनेस्टी थी। चोल डायनेस्टी, दूसरी थी चेरी डायनेस्टी केरल में, चोल डायनेस्टी तमिलनाडु में, चेरी डायनेस्टी केरल में और पांड्य डायनेस्टी मदुरई में। चोल डायनेस्टी तमिलनाडु के उरैयूर में थी प्राचीन काल में, उरैयूर, और चेरी डायनेस्टी केरल में थी, वांजी केरल में है, और पांड्य डायनेस्टी मदुरई में थी प्राचीन काल में। संगम पीरियड में, संगम का मतलब 3 सम्मेलन हुआ था। 3 सम्मेलन में एक कपाटपुरम में हुआ था, 2 मदुरई में हुआ था। पांड्य शासकों के अंडर में 3 संगम बुलाए गए थे, जिसमें साउथ इंडिया के कवियों के कविताओं को कंपाइल्ड किया गया था। साउथ इंडिया में तमिल लिटरेचर को भी कंपाइल किया गया था। शिल्पादिकरम, मणिमेखलई 2 तमिल लिटरेचर के महाकाव्य हैं। शिल्पादिकरम, मणिमेखलई तमिल लिटरेचर के 2 महाकाव्य हैं। और तमिल लिटरेचर में तमाम कवि अपने अपने कलेक्शन को कंपाइल करवाए थे। लेकिन मेडिवल इंडिया में सातवाहन के बाद पल्लव आए। पल्लवों का संघर्ष बादामी के चालुक्यों से हुआ, पल्लवों का संघर्ष पांड्य शासकों से भी हुआ, पल्लवों का संघर्ष चोलों से भी हुआ। लेकिन तीसरी डायनेस्टी जो साउथ इंडिया में आई चोल डायनेस्टी थी। साउथ में तीसरी डायनेस्टी
चोल डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी पल्लवों के पतन के बाद आई थी, वही 8वीं 9वीं शताब्दी में इनका उत्थान हुआ। और चोल डायनेस्टी की कैपिटल अगर पूछा जाए, कैपिटल प्राचीन काल में अगर पूछें एंशियंट इंडिया में तो उरैयूर थी, ये प्राचीन काल में तमिलनाडु में। लेकिन अगर मेडिवल इंडिया में राजधानी पूछा जाए मध्यकाल में, चोलों की राजधानी तो तंजौर थी, या तंजौर भी कहते हैं। ये चोलों की राजधानी मेडिवल इंडिया में तमिलनाडु में थी। और प्राचीन काल में तो नेंदुजेरल था, तमाम थे फाउंडर, लेकिन उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। मेडिवल इंडिया में विजयालय फाउंडर है, विजयालय, ये इसको मध्यकालीन भारत में संस्थापक मानते हैं। लेकिन चोल शासकों में सबसे पॉपुलर किंग राजराजा चोल है। पहले राजेंद्र फर्स्ट है, ये पॉपुलर है। इसके बाद राजराजा चोल आया है, ये भी पॉपुलर किंग है। तो ये दो चोल किंग बहुत पॉपुलर चोल किंग हैं। राजेंद्र फर्स्ट के पास नेवी पावर थी, चोल शासक राजेंद्र फर्स्ट के पास नेवी पावर थी, नौसेना थी। और राजेंद्र फर्स्ट ने सिंघल माने श्रीलंका पर अटैक किया था। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के तमाम देशों को चोल किंग राजेंद्र फर्स्ट ने जीतकर अपनी कैपिटल, अपने किंगडम में शामिल कर लिया था। राजेंद्र फर्स्ट ने उत्तर भारत पर भी अटैक किया था, उत्तर भारत के गंगा के क्षेत्र को जीत लिया था और पवित्र गंगा जल अपनी कैपिटल में ले गया, छिड़कवाया। अपनी कैपिटल का नाम चेंज करके गंगई कोंडचोलपुरम रखा था, गंगई कोंडचोलपुरम, तंजौर का नाम रखा, गंगई कोंडचोलपुरम, यानी ऐसा चोल किंग जो गंगा के क्षेत्र को जीत लिया हो। तो राजेंद्र फर्स्ट बड़ा ही पावरफुल किंग था, नॉर्थ इंडिया के अलावा साउथ ईस्ट एशिया पर अटैक किया, स्ट्रॉन्ग नेवी पावर थी। इसके काल में तमाम बंदरगाह थे जो व्यापार के लिए बड़े फेमस थे। कावेरी पट्टनम प्रमुख बंदरगाह था इस समय, पुहार एक और प्रमुख बंदरगाह था जिससे व्यापार होता था। राजराजा ये भी पॉपुलर किंग है। इसके काल में राजराजा शैली आई थी मंदिर बनाने की, शायद आप जानते हो तंजौर में एक मंदिर है बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल राजराजा ने बनवाया था, राजराजा ने 1010 ईस्वी में बनवाया। आज भी यह मंदिर है, साउथ इंडिया की बहुत फेमस टेम्पल है कला की दृष्टि से। तो राजराजा टेम्पल भी कहते हैं इसको, यानी राजराजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, या इसको बृहदेश्वर टेम्पल कहते हैं, या इसको तंजौर का टेम्पल भी कहते हैं। ये शिव भगवान को समर्पित है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो इस तरह से द्रविड़ शैली में बनी हुई है, द्रविड़ शैली में बनी हुई है ये मंदिर। तो चोल शासकों का व्यापार और इसके अलावा चोल शासकों का पूरा प्रशासन काफ़ी साउथ इंडिया में फेमस है। इसलिए चोलों के काल में काफ़ी आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर भी डेवलप हुआ था। तो इस तरह से ये हमने आपको 3 डायनेस्टी बताए हैं। लेकिन पांड्य डायनेस्टी का इम्पोर्टेंस अलाउद्दीन के समय में था। जब अलाउद्दीन ने दक्षिण पर अटैक किया तो मदुरई में पांड्य डायनेस्टी था। पांड्य डायनेस्टी की कैपिटल मदुरई थी, या माबार भी कहते हैं साउथ इंडिया में। तो इस तरह से बेटे बादामी के चालुक्य ज़्यादा फेमस हैं। बादामी के चालुक्य पुलकेशिन सेकेंड का किंगडम बड़ा फेमस था। और बुंदेलखंड में चंदेल शासक थे, चंदेलों की राजधानी बुंदेलखंड थी, महोबा कहते हैं उसको, महोबा राजधानी बनाया। और चंदेल शासकों ने तमाम मंदिर बनवाए हैं। चंदेल शासकों के मंदिर खजुराहो में मिलते हैं, 26 मंदिर हैं। लेकिन सबसे फेमस टेम्पल है चंदेलों का कंदरिया महादेव का टेम्पल। और चंदेल शासकों के मंदिरों की खास बात क्या है? गॉड गॉडेज के रोमांस के ऊपर ये मंदिर बने हैं। शिव पार्वती के रोमांस के ऊपर खजुराहो के मंदिर बने हैं।
अगर खजुराहो के टेम्पल फेमस हैं किसी काम के लिए तो गॉड गॉडेज के रोमांस को प्रदर्शित करते हैं। तो खजुराहो के टेम्पल वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है। और इन मंदिरों को चंदेल शासकों ने बनवाए थे। चंदेल शासक राजपूत थे और राजपूत शासकों में इनमें ज्यादा फेमस किंग पारमर्दी देव था जो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। तो इस तरह साउथ इंडिया के टेम्पल, और चालुक्यों ने भी कुछ मंदिर बनवाए हैं। चालुक्य जो गुजरात के थे उन्होंने भी कुछ मंदिर बनवाए हैं। जैसे आप देखें चालुक्य शासक वास्तुपाल ने, चालुक्य किंग वास्तुपाल ने माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया है। दिलवाड़ा जैन मंदिर बड़ा फेमस है। और इसके अलावा आदिनाथ टेम्पल बनवाया है माउंट आबू पर। जैनियों का मंदिर है, खूबसूरत मंदिर है। तो चालुक्यों के समय में भी कला अपनी क्लाइमेक्स पर थी। तो इस तरह बेटे ये साउथ इंडिया के बारे में हमने आपको ब्रीफ में बता दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे फायदा होगा। और इस तरह ये लगभग सिलेबस खत्म हो गया है। और आपको कुछ जानना हो, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, या कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब आज के बाद हिस्ट्री क्लास नहीं होगी आपके बैच में। हिस्ट्री आज मैंने आपको फिनिश करा दिया हूँ। बाकी कोई डाउट्स हुआ करें तो आप यहाँ मैनेजमेंट को भेज दो, या आप इनके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो, या मेरे वीडियो जो स्ट्रीम वीडियो पड़े हैं उस पे डाल दीजिए, हम आपको आंसर दे दिया करेंगे। यूट्यूब पर जो हमारे हिस्ट्री के वीडियो हैं, अगर उस पर आप कोई डाउट्स डालोगे तो हम उसको देखते रहते हैं, तो उसके क्वेश्चंस को हम आप वहाँ बता सकते हैं। ये ज़्यादा ठीक रहेगा। यूट्यूब वाले कमेंट बॉक्स में जाके उस पर कमेंट डाल दीजिए, प्रश्न पूछ लीजिए, हम आपको उसके आंसर्स बता दिया करेंगे। बाकी अब आपका ये हिस्ट्री का बैच आज 1 और 2 दोनों लोगों का फिनिश हो गया है। अब इसमें हिस्ट्री क्लासेस नहीं लगेंगी। जी बेटा, दमित सिंह बहुत जल्द जॉब लेकर मिलेंगे आपसे। बिल्कुल बेटे, हमारी यही इच्छा है कि आप सब जल्द से जल्द ट्राई करें और किसी जगह सिलेक्शन ले लें। छोटी मोटी नौकरी क्यों ना हो, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ रहेंगी। तो कोई भी ऐसा डाउट हो, क्वेश्चन हो जो आपको लग रहा हो कि नहीं कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, तो आप यूट्यूब वाले वीडियो पर कमेंट डाल दीजिए। हम उस कमेंट को देखते रहते हैं और फिर आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया करेंगे। और मेरी आप सबके लिए यही दुआ है कि आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करके कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करके निकल जाइए। क्योंकि आज की डेट में देख रहे हैं गवर्नमेंट के पास नौकरी नहीं है। अगर कहीं भी नौकरी आपकी मिल जाती है तो ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। बड़ी नौकरी के लिए तैयारी करते रहिए, लेकिन कोई छोटी मोटी नौकरी अगर आपको मिल जाती है बेटे तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ रहेंगी। जी दमित सिंह भाई, थैंक यू। रूली यादव, थैंक यू बेटा।
ओके बेटे, ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट. विश यू योर ब्राइट फ्यूचर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.